सिस्टम गर्म हो गया है, मेरा हीट रखना होगा, लगातार चल रहा है सुबह से। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने। ओके, मेरा प्रेजेंटेशन मॉड्यूल 4। कल हमने मॉड्यूल 4 को हमने बीच में रोका था, राइट? तो उसके आगे हम करेंगे। कल ये किया था आवर, टाइम, मिनट, सेटिंग, ठीक है, इसके ऊपर देखा था कल हमने, है ना? यस सर। तो काफ़ी लोगों ने प्रोग्राम बना के भेजा भी था, कई लोगों ने किया था, और आप ही के थर्ड ईयर्स में ए सेक्शन में है आशीष अरोड़ा। तो उसने, हमने याद है एक हमने प्रॉब्लम जो हमारे आई थी रिटर्न रेफरेंस के ऊपर, हम काफ़ी क्लूलेस थे। तो उसका ये हुआ कि उसने वो यूट्यूब वीडियो देखा, लेक्चर देखा, तो उसने मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छे से, कल रात को उसने अराउंड 2 बजे तक, वो भी जगा हुआ था, मैं भी जगा हुआ था, तो उसने मुझे पूरा व्हाट्सएप पे पूरा एक्सप्लेनेशन करके भेजा कि वे रिटर्न रेफरेंस में वो वार्निंग क्यों आ रही है और उसको क्यों नहीं करते, वो सही तरीका क्या है करने का। तो मैं पहले वो आपको दिखा दूँ कि उसने मुझे जवाब क्या भेजा है, आशीष ने मुझे क्या बताया बच्चे ने। तो बहुत ही सही तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसने एक्चुअली में कल किया क्या था। लेट मी शो यू। सो लेट मी गाइड यू टू दिस, और मैं इसको जूम कर लेता हूँ और जूम करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो सर, आई गॉट योर सी प्लस वीडियो लेक्चर्स नंबर 6 on my YouTube suggestion. I thought to in C++ and lecture 7 you also got the same error. I thought someone will point out the problem but nobody did, so I thought I should message you. मैंने just अभी वीडियो देखी, वो वीडियो देखी, तो ये था, राइट? हम कल ये ऐसे करा था उसने, हमने int ampersand add और int x int y c equal to x plus y हमने ऐसे किया था, राइट? कहाँ गया ऊप्स वाला, डन द क्लास, लिंक वही सेम रहेगा, सेम है, सेम लिंक। चलिए, तो ये था, और रेफरेंसेस का मीनिंग है वी आर जस्ट गिविंग अ न्यू नेम टू ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल। हम बस ये कर रहे थे, राइट? मुझे काफ़ी विस्तृत तरीके से पूरा बताया, तो मैं ये एज इट इज मैसेज में जो उसने मुझे भेजा ना, मैं एग्जैक्टली आपके ग्रुप में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने अभी भी नहीं किया था, अब याद आया करना चाहिए था मुझे। तो अब जैसे ये से बात कर रहे हैं, अगर हम इसका कर रहे हैं तो वी कैन डू जो ऊपर किया, दैट विल आल्सो वर्क, बट रेफरेंस वे इज इस तरीके से। यहाँ पर देखो स्टार नहीं है यहाँ पर, राइट? तो ये तो हो गया रेफरेंस वाला फंडा। फिर से मुझे करेक्ट कोड बताया कि करेक्ट कोड क्या होना चाहिए। करेक्ट कोड देखिए कैसे किया हुआ इसने। इसने देखिए cf.cpp पे इसने कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते करता है, और int 32_t, ठीक है? तो 30 टीचर भेज रहा है, और टाइम टेकन भी कैलकुलेट बता रहा है ये कि कितना समय लगा इसको। तो एग्जैक्टली को अगर मैं रन करूं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, तो इसको हम देख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन भी निकाल रहे हैं, इसका देखना पड़ेगा। देखिए 10% सी अलग से देता, सी मैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर रहा था, तो अलग से मैं एम्परसेंट अगर मैं अलग से देता, तो मैं अंदर उसको ऐसे करता या स्टार करके देता मैं, और उसको अलग से मेमोरी लोकेशन अलग से प्रोवाइड कर रहा था। एरर क्यों आ रही थी इस पे, आप लोग के बेस पे चल नहीं रहा था, क्योंकि रिटर्न का रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद जगह है लेकिन नाम नहीं है, राइट? तो इस तरह से हमें इसको वही जगह देनी पड़ती है कि चाहिए, उसी की बात हो रही है। देखिए
1 2 comma this, तो add function इसके थ्रू कॉल किया गया. This is an approach where C is passed as references and scope lactame C variable. तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, ध्यान से एक बार पढ़ लेना, तो आपको कितना समझ में आता है तो मुझे वो बताना, राइट. तो मैं से बाहर आता हूँ और मैं एक्जेक्टली काफ़ी कुछ इस लैंग्वेज का जिसने मुझे काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया, तो उसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ. देखिए आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ और ये इसका जवाब है. दिस इज जस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स इन C++. बाकी देयर मस्ट बी अ लॉट मोर टू दिस लैंग्वेज. तो इस बच्चे ने काफ़ी दिमाग लगा के और इसकी जो अपनी नॉलेज जो शेयरिंग जो है, यही तो मैं चाहता हूँ कल्चर हमारे स्टूडेंट्स में आए. नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. चलो, तो 3A के अनऑफिशियल ग्रुप में काफ़ी मैं सबके सुन रहा था. आज सब कुछ हो गए. चलिए, तो ट्रेनिंग तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मैंने सर से पूछा था, तो सर ने कहा थर्ड ईयर की ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी, ओनली थर्ड ईयर. फिर क्योंकि सेकेंड ईयर की भी ट्रेनिंग भी चल रही है, फोर्थ ईयर की भी चल रही है, तो वो सब बंद हो गए, सिर्फ थर्ड ईयर है. तो आप लोग बहुत स्पेशल. चलो, तो कल हमने ये प्रोग्राम राइट ये करने को कहा था, तो आप लोगों ने कोड भेजे थे, राइट. आप लोगों ने कोड्स भेजे क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने जो मुझे भेजा था कुछ इस तरीके से भेजे थे कई कोड्स आप लोगों ने एज यूजुअल. जैसे जैसे ये देखिए, ये शेर ने लिख के हैंड रिटन भेजा. फिर योगेश ने इसको रन किया, उसने करके बताया, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स के ऊपर बताया, राइट. देखे, और ये किसने भेजा, 7485 क्या क्या नाम है, गौरव जोशी. तो गौरव जोशी ने देखो ये ऐसे करके भेजा. अब जो कोड ब्लॉक्स पे कर रहा हो तो कोड ब्लॉक्स पे रन हो रहा है उसका, राइट. और भी से लोगों ने शेयर किया, जैसे ये शेयर किया, ये गौरव जोशी का ही है, ठीक है. ऊपर नीचे उसने अपना आउटपुट पे दिखा दिया. और एक दिन और शेयर किया, ये किसने शेयर किया, 852, ये अरशद ने किया है, राइट है ना, ये अरशद ने किया है. हाँ, नाम दिख रहा है, मैंने नाम नहीं देखा था बच्चे. और उसके बाद ये शेयर किया है, ये तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इसके ऊपर बना के किया हुआ है, राइट. तो किया, और ये मैंने अभी आप लोग को भेजा है, राइट. तो ये काफ़ी लोगों ने अपने इनपुट्स दिए हैं, तो थैंक यू सो मच. तो हम इसके आगे देखते हैं. तो अब हम इसका देखते हैं कि टाइम क्लास टाइम बनेगा आवर मिनट और सेकेंड, जैसे आपने बनाया है. सेट एक फंक्शन सेट टाइम बनाना है, इनिशियलाइज द मेंबर्स, प्रिंट टू डिस्प्ले टाइम और टाइम क्लास, इस तरह से सिंपल 8 आवर मिनट सेकेंड. और सेट टाइम में एच एम और एस, राइट. सबको क्लियर दिख रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एनीवन? No, sir. ओके. तो फंक्शन विद आर्गुमेंट अगर है तो इस तरीके से आ गया, ठीक है. विदाउट आर्गुमेंट का ना, विद आर्गुमेंट भी हो सकता है. ये विद आर्गुमेंट सेट टाइम, राइट. मैं पीपीटी और देखिए कि जैसे रेक्टेंगल सेट वैल्यू तरीके से एक और एग्जांपल देख सकते करो. चलो पहले इसको लिख लो आप, राइट दिस डाउन, इसको ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पे आगे बढ़ता हूँ. लिख लो इसको एवरीवन, जिसने का और सभी लिख लो, तो ना आओ, आप कर लो इसको, लिख लो इसको. चलो.
लिख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूँ, बताना फिर मुझे जब लिख लो इसको तो। राइट यस इट सर, डाउन लिख लिया है। या स्क्रीनशॉट लेना, लिख लिया, चलो उसके बाद ये देख लो। हमने उनसे इनपुट ले लिया मेन के थ्रू, टाइम का हमने t1 एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट टाइम और प्रिंट हमने कॉल कर लिया फंक्शंस को। जो दोनों फंक्शंस हमारे थे पब्लिक फंक्शन से, जो उस क्लास के मेंबर्स हैं, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स के, उनको एक्सेस कर रहा है। एक में आप लोगों को बेटा रिसर्च पेपर के ऊपर मैंने पीपीटी तैयार कर ली है, तो कब लूँ प्रेजेंटेशन? मैं एक गूगल मीट के थ्रू एक सेशन करना चाहता हूँ अनऑफिशियली थर्ड ईयर्स के लिए, क्योंकि अब आप लोग अभी 5th सेमेस्टर में हो, तो अब सॉरी 6th सेमेस्टर में, तो उसके बाद आपका फाइनल ईयर शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो प्रोजेक्ट्स की बात आएगी, पेपर प्रेजेंट करने की बात आएगी, पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश करने की बात आएगी, तो शुड नो हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। तो मैं कल या परसों ले लो। आपके स्टूडेंट रिसर्च कल या परसों में, तो मैं तो संडे कर लेता हूँ, क्या कहते हो? संडे में एक इंटेक लेते हैं और मैं डिस्कस कर लेते हैं उसको कि पेपर डाउनलोड कैसे करना ओके सर, है, सही पढ़ना है सर। कैसे उसको, हाउ टू रीड कैसे सकते हैं, और प्लेगरिज्म अगर कोई आ रहा है तो उसको रिमूव कैसे किया जाए। और आपको काफी चीजें, राइट? तो परसों करते हैं, संडे को कर लेते हैं, और वो सभी ब्रांचेस के लिए होगा, मतलब मैं स्टूडेंट रिसोर्स सेल के अंदर डालूंगा। अगर उसको सेकेंड ईयर का भी जुड़ना चाहता है सेकेंड ईयर भी जुड़ सकता है, फर्स्ट ईयर चाहता है फर्स्ट ईयर भी जुड़ सकता है, एनीवन कैन जॉइन। तो इसको आग की तरह फैलाना है कि अनऑफिशियली हो रहा है। ओके, तो ये चलो एक प्रोग्राम और कर, ये अगर करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके रखना आप लोग, ठीक है? इट्स फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, तो आगे इसका कोड भी दे रखा होगा, इसको देख लेना आप। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके सर। ऐसे सारे अब पासिंग एज फंक्शन आर्गुमेंट्स, अब ऑब्जेक्ट्स को पास कैसे किया जाए, फंक्शन के पैरामीटर ऑब्जेक्ट से पास किया जाए। तो सिंपल, पहले तो हमने इसका ले लिया, दिस कॉल्ड प्रोग्रेस पैटर्न, राइट? इसको लाने के बाद हमने कहा कि भाई मैं इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 6 और आंसर में ऐड ए कॉमा बी ऐसे कर रहा हूँ। ये नॉर्मली फंक्शन है जो आर्गुमेंट ले रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है? ये सिंपल सा फंडा है, ये जो भी अभी अब तक हमने देखा, राइट? तो अब इसके अंदर ये सिंपल सा फंडा जो हमने अभी तक देखा, वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जा रही है और रिटर्न हो रहा है, ये हमने देख चुके हैं, राइट? हमने फंक्शंस में देखा था मॉड्यूल 3 के अंदर। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन आर्गुमेंट, तब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे सिंपल अपना ये चीज है, ये फंक्शन ए और बी दो खाने इसके पास, इंटीजर टाइप से दोनों, ये जा रहे हैं इसके अंदर। ये जाने के बाद अगर मैं एट टाइम का इसका इस्तेमाल करें फंक्शन जो भी है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम इक्वल टू T1 T2 T3, तीन ले रहे हैं, और T3 डॉट एट टाइम T1 T2। समझ आ रही है बात? तीसरा ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन कॉल हो रहा है, और उस फंक्शन कॉल में मैं दो ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहा हूं। टाइम नाम का एक कोई क्लास बना देंगे हम, राइट? उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को पास किया जा रहा है। अब कैसा होगा, T1 और T2 दोनों का जो डेटा टाइप क्या है, क्लास है, क्लास का नाम क्या है, टाइम। अब वो पास हो रहे हैं, दोनों में फर्क दिख रहा है बच्चे?
कॉन्सेप्ट सेम है, बट अब इसका कैसे दिखेगा वो देखते हैं। इसको लिख लो चाहो तो, राइट इट डाउन एवरीवन। एक तरफ नॉर्मल फंक्शन आर्गुमेंट है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। दूसरा फंक्शन है जो किसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है। उस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, T1, T2, T3। तीसरे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और उसमें 2 जो मेरे बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट है उनको एज अ पैरामीटर, एज एन आर्गुमेंट दे रहा हूं। सर ये कंसेप्ट तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का होता है ना सर, मतलब इसी तरह का यूज किया जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का ही काम करता है, लेकिन थोड़ा कॉपी करके रखता है, उसकी वैल्यू को कॉपी कर लेता है, वो चीज़ अलग है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अगर मैं आपको बताऊँ, उसमें आपका इनिशियलाइज करता है वो सिर्फ वैल्यूज। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ ये बात आ रही है कि मैं 2 ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर ले रहा हूँ, बस 2 या 2 से ज़्यादा जितने ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन पैरामीटर ले रहा हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को कॉपी कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो हम आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स का भी, राइट। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इन सब की बात देखेंगे हम। अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसी की बात कह रहा हूँ। ओके सर। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, O1, सपोज एक और एग्जांपल देखो दे रखा है, ये क्लास नेम आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। इतना समझ में आ रहा है? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? सर सामने ये तो समझ में आ रहा है, राइट। अब वो ये टाइम वाला जो हमारा एग्जांपल अभी हमने किया था, सेम चीज लेते हैं। गेट टाइम में आवर, मिनट और सेकंड, प्रिंट टाइम आवर, मिनट और सेकंड, और ऐड टाइम। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, लिख लो इसको, राइट इट डाउन, लिख लो। मैं लिख के बताऊं, टाइप करके बताऊं? चलो, मैं आप लोग भी लिखो, मैं भी लिखता हूं, चलो साथ करते हैं। इसको मैं ऐसे कर दिया, और मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरा कहाँ गया मेरा, ये इस कोड को मुझे लगाना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। इसको टू स्टार्ट कर दिया, लो स्टार्ट में आ गया। ठीक है, तो अब मैं एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो न्यू फाइल कर देता हूँ, oops2.cpp, राइट। और इसे मैं अगेन रखता हूँ हैश इंक्लूड iostream, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, इंट मेन, रिटर्न 0, ओके। अब इसका हम क्लास बनाते हैं, क्लास टाइम, राइट, करते हैं इंट आवर, मिनट, सेकेंड, पब्लिक void, इसका आगे कर देते हैं void get time out, enter करते हैं enter hours, scene, इसको हम ऐसा देते हैं hour, कर लेते हैं, और हम 2 बार पेस्ट करके उसी में चेंजेस कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हम कर देते हैं मिनट्स, और सेकेंड्स, और यहाँ पर हम और की जगह मिनट,
राइट। यहाँ पे हम स्लैश एन दे दिया, यहाँ पे हमने स्लैश एन दे दिया, ये गेट टाइम हो गया। सिमिलरली इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये आ जाएगा प्रिंट टाइम, और सेम कर देते हैं इसको हम आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, और इसको हम कर देते हैं वो मिनट और सेकेंड। ठीक है, ये दो तो काम हो गए हमारे जो पहले फंक्शन बन रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद void add टाइम, और उससे क्या दे रहा हूँ, टाइम का x एक वेरिएबल ले रहा हूँ और टाइम का y ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए आवर इक्वल टू x डॉट आवर प्लस y डॉट आवर, दो आवर्स लेने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू जा रही है। ठीक है, वो प्लस होके बन रहा है मिनट इक्वल्स टू x डॉट मिनट प्लस y डॉट मिनट। ठीक है, सेकेंड इक्वल टू x डॉट सेकेंड प्लस y डॉट सेकेंड। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। और अंदर क्या होगा हमारा, टाइम t1 t2 t3, आई थिंक यही होगा, राइट यही है t1 t2 t3। पहले t1 डॉट गेट टाइम करें, फिर t1 डॉट प्रिंट टाइम करें, ऐसे ही t2 डॉट गेट टाइम करें, t2 डॉट प्रिंट टाइम करें, फिर लास्ट में t3 डॉट एड टाइम, और t1 और t2 को पास कर लें। ठीक है, और सी आउट स्लैश एन आफ्टर एडिंग टू ऑब्जेक्ट्स, तो क्या आना चाहिए, प्रिंट करें स्लैश एन, यहाँ पे और दे दिया हमने, और हमने t3 डॉट प्रिंट टाइम कर दिया, और रिटर्न 0 तो ऑलरेडी हो रखा हमारा। क्या ये समझ आ रही है बात? Yes, sir. देखो प्रोग्राम हमने लिख लिया, इसको रन करके देखते हैं अब हम अभी। ठीक है, सो लेट्स रन इट, और द टर्मिनल में रन हो रहा है। यस, G++ रन होगा भाई साहब। पूछा नहीं इसने, पूछना तो चाहिए गेट टाइम में। दोबारा रन करते हैं, चलो। हाँ, अब पूछेगा ना ये। सो मेरा मैग्नीफायर कहाँ गया, ये रहा, लो जी, अब पूछ रहा है। तो मैं दे रहा हूँ जैसे 3 घंटा 4 मिनट और 50 सेकेंड। ठीक है, हाँ ये एंटर आवर्स दोबारा करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, इसको देना पड़ता है, ठीक है, आई नीड टू, यहाँ भी मुझे स्लैश एन देना पड़ेगा, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, क्योंकि 2 बार कॉल हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देते हैं। सपोज करें मैंने 6:15 और 35 सेकेंड। तो आफ्टर एडिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऐड किए थे, इसको और ऊपर कर लेते हैं। 2 वैल्यूज ली, 6 घंटा 15 मिनट
और 35 सेकेंड, और उसके बाद हमने उसको ऐड किया, उसको आउटपुट दे दिया। आउटपुट दिखाने के बाद, अच्छा हमने आउटपुट तो दिया है, तो दो वाला आउटपुट कहाँ गया? ये प्रिंट नहीं हुआ, t1 डॉट प्रिंट टाइम। इसको मुझे आप तो यहाँ पर प्रिंट एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी अलग से। प्रिंट क्यों कर रहा हूँ? सी आउट स्लैश टी टाइम 1 स्लैश, और यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट स्लैश टी टाइम 2, ऐसे कर दिया। इसको दोबारा रन करता हूँ। एंटर आवर्स, तो एक टाइम दे रहा हूँ 3, यहाँ पे हाँ 3 घंटा 10 मिनट और 20 सेकेंड, 3:20। अच्छा ये दिखा रहा है, ठीक है ठीक है। उसके बाद भी इंटर आवर्स क्यों दे रहा है ये भाई? चलो कोई बात नहीं, दिखा तो रहा। चलो उसके बाद 6:20 और 55 सेकेंड। तो देखिए दोनों को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया इस चीज़ आ गई, एडिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया। टाइम 1 टाइम 2 दिखा नहीं रहा, आपको दिखाना चाहिए था। चलो ये मैं आपको दर्शाना चाह रहा था, इसको हम देख लेते वापस। तो प्रोग्राम हमारा ये रहा। तो मैं आप लोग को प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ। देखो हाउ विल आई डू दैट? सिंपल, आई विल कॉपी दिस, और मैं जाऊँगा वेबसाइट फेस के लिए। पेज पिन, मैं लगे हाथ ना पेज पिन पे अकाउंट बना भी लेता हूँ लगे हाथ, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। लॉग इन कर लेते हैं। फिर गूगल कर लेता हूँ, या गूगल ही करता हूँ, और अपनी इससे कर लेता हूँ। हाँ इस पर मैंने कर भी रखा है, राइट। कई सारे बना रखे, पाइथन GUI, नोड MCU, यूबी डॉट्स, नो इंटरनेट थिंग्स पिक अपलोड, ये सब कर रहे हैं, एक्सेस किया भी है। PHP मैंने किया हुआ। चलो इसी के ऊपर बनाते हैं। इसको पेस्ट कर दिया हमने, और सिंटैक्स हाईलाइटिंग मैंने पाइथन कर दिया, और पेस्ट एक्सपायरेशन नेवर। नामकरण कर देते हैं इसका। क्या था हमारा ये? ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर था, एज फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, क्रिएट न्यू पेस्ट ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। देखो बना दिया मैंने, और इसको मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, राइट। आ गया भाई यहाँ पर। क्या इस लिंक को एक्सेस कर पा रहे हो अब आप लोग? मैंने लिंक भेजा है आप लोग को, पेस्ट लिंक का। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रोग्राम को ट्राई करके देख भी लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? आवर, मिनट और सेकेंड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है T3 का ऑब्जेक्ट को।
राइट। ऐसे हमारा पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट एक और है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर, दो ऑब्जेक्ट्स लेकर इसके थ्रू तीसरे ऑब्जेक्ट पे करेंगे, सिंपल। C1 C2 C3 एक्सेस कर रहा है, C1 और C2 को का इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन आर्गुमेंट, पास किया जा रहा है फंक्शन, और फंक्शन किसका पार्ट है, उस क्लास का पार्ट है, उस मेंबर फंक्शन का है जो कि पब्लिक है। ये क्लियर है। ये प्रोग्राम भी देख लो, इसको जैसा भी हमने टाइम के साथ किया वैसे कॉम्प्लेक्स वाला कोड डाले, राइट। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ खत्म करने की इसको। पासिंग एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स तो इस तरीके से हो गया सिंपल, ये ऑब्जेक्ट पास हुआ और रिजल्ट ऐसे रिटर्न हुआ, राइट। सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही हुआ। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा हाईलाइट तो कहाँ गया, ये रहा टाइम, देखिए ये बन गया ना को रिटर्न, रिटर्न टाइप भी क्लास का नाम हो गया। ये देखिए, समझ रहे हो, देखो ये रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो O3 पे रिटर्न करेगा। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। देखो ये सेम चीज है, ठीक है। इसको आप लिख लो, इसको लिख लो, आप ये क्वेश्चन लिख लो एवरीवन, ये क्वेश्चन लिख लो, ये करके दिखाओगे। लिख लो इसको एवरीवन, राइट इट डाउन, से लिख लो इसको। डिफाइन द क्लास टाइम विद मेंबर्स आवर मिनट एंड सेकंड, सेम चीज है। अब हमें पास ऑब्जेक्ट करना है और रिटर्न करना है, बस और कुछ नहीं है। तो प्रोग्राम में छोटा सा चेंज होगा हमारा। इसलिए इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं हम अभी। और अभी 5 मिनट ही है, मैं फटाफट फिर एंड करता हूँ, क्योंकि इसमें इस मॉड्यूल 4 में ऑब्जेक्ट में क्लासेस में मुझसे ये प्रैक्टिस ही होनी है कि आपको ऑब्जेक्ट्स का पूरा कंसेप्ट पता लग जाए, सारी चीज़ पता लग जाए, आपके एक्सेस मॉडिफायर्स को पता लग जाए। क्योंकि अभी उसके आगे हम इनहेरिटेंस भी देखेंगे, फिर आगे कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, डिस्ट्रक्टर की बात करेंगे, सब चीज़ की पूरा चीज़ क्लियर होगी। तो ऊप्स के कंसेप्ट को साथ साथ लेके C++ की एक एक चीज़ को हम लेके चलना शुरू करेंगे। ये हम कर रहे हैं इसको, है ना, कवर अप करते जा रहे हैं। लिख लिया? यस सर। ओके, इसके बाद आपका ये देखिए प्रोग्राम भी आ गया, सेम चीज़ जो अभी आपने लिखा है इसके ऊपर ऐसे कर सकते हो। रिटर्न ऑब्जेक्ट का देखो यार T1 T2 T3 डॉट एट, तो आंसर में आ रहा है, तो आंसर एक चौथा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो चौथे ऑब्जेक्ट में तीसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा दो ऑब्जेक्ट और पास किए जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। ये राइट C++ प्रोग्राम टू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पास एंड रिटर्न, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स वाला देखा था, सेम चीज़। आंसर C3 डॉट ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वाला इस फंक्शन को कॉल कर लिया। नेस्टिंग मेंबर फंक्शंस, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस, आई थिंक आप लोग के असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछा था नेस्टिंग का, अगर याद हो तो। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे ये देख लो, सेट वैल्यू नाम के फंक्शन में डिस्प्ले वैल्यू को कॉल किया, डिस्प्ले वैल्यू देखो यहाँ पर, राइट। तो मुझे मेन में सिर्फ देखो यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो दो बार कॉल हो रहा है, राइट। R1 डॉट डिस्प्ले वैल्यू यहाँ भी हो रहा है, मेन में भी, और यहाँ भी कॉल हो रहा है, तो दो बार कॉल हो रहा है आपका डिस्प्ले वैल्यू नाम का फंक्शन, ये होगा नेस्टिंग।
एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो मेमोरी फंक्शन जो क्रिएट हो रहे हैं मेमोरी में, जो उनको जगह दी जा रही है वो एक बार ही जगह दी जाएगी, अलग से जगह नहीं दी जाएगी उनको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने के लिए, ठीक है। और उस मेंबर वेरिएबल, चाहे वो मेंबर का वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, जो भी हो, पर ऑब्जेक्ट उसको एक ही जगह मिलेगी। ओनली स्पेस फॉर मेंबर वेरिएबल इज एलोकेटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट होगा। O1, O2, O3 अगर ऐसे बन रहे, 3 ऑब्जेक्ट बन रहे, तो तीनों के लिए अलग अलग स्पेसेस प्रोवाइड होंगी उनके वेरिएबल्स के लिए। मेंबर वेरिएबल्स विल होल्ड डिफरेंट डेटा वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एड्रेस भी अलग अलग है सबके, और वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती है। सेम भी आप कर सकते हो, डिफरेंट भी कर सकते हो। जैसे अगर कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, मेंबर फंक्शन 1, मेंबर फंक्शन 2, मेमोरी क्रिएटेड व्हेन फंक्शंस डिफाइंड, जब फंक्शन डिफाइन किए गए तो इन दोनों को जो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए मेंबर फंक्शन 1, मेंबर फंक्शन 2 दिया गया, तो ऑब्जेक्ट 1, लेकिन जब वेरिएबल दे रहे तो वेरिएबल के लिए अलग अलग बनेगा, क्योंकि फंक्शन बार बार कॉल हो सकता है, लेकिन हर वेरिएबल बार बार नहीं हो सकता ना, तो हमें अलग अलग वेरिएबल दे रहा हूं तो अलग अलग जगह दी जा रही है उनको। देखो ध्यान से, इसको मेमोरी एलोकेशन को देख लो, इस इमेज को ध्यान से देखो। पहले ऑब्जेक्ट के लिए दोनों वेरिएबल की जगह अलग, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दोनों वेरिएबल के लिए जगह अलग, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए दोनों वेरिएबल के लिए जगह अलग, लेकिन कॉमन किसके लिए है? मेंबर फंक्शन के लिए। चाहे आप कितने ऑब्जेक्ट बनाओ, जो मेंबर फंक्शन है उसको एक बार जो जगह मिल गई, सब मिल गई, और वो कॉमनली शेयर्ड होगी, वो तीनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो मेमोरी क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो अलग 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 हो गया। और अगर मेमोरी जब क्रिएट हो रही है, जब फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, तो कॉमन हो गया सबके लिए। तो फंक्शंस आर शेयर्ड विद एवरीवन, और जो वेरिएबल्स होते हैं आपके वो अलग तरीके से आ रहे हैं, राइट। तो देखो एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1, A1 और A2 दो ऑब्जेक्ट ना रखें, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, और 3 ऑब्जेक्ट हो गए। देखो तो A1 का सेट डेटा हमने किया 101 करंट और 3400, मतलब अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और बैलेंस कितना है। तो एक अकाउंट का नंबर है 101, और कौन सा टाइप का अकाउंट है? करंट, और बैलेंस कितना है? 3400 रुपये। रुपये होगा जैसे भी, 3400 मैं कह रहा हूँ अमाउंट। दूसरा है 102 सेविंग और 150, ठीक है। और तीसरा है 103 करंट और 900। इसका मतलब जो सेट डेटा जो है मेरा, उसको एक ही जगह मिली है, उसको एक बार ही मेमोरी एलोकेट हुई है। लेकिन वेरिएबल्स के केस में मुझे वैल्यूज हर 3 ऑब्जेक्ट है और 3 वेरिएबल है, राइट। तो कितने जगह मिली इसको? पर टोटल 9 जगह मिली है, 9 मेमोरी एलोकेट करनी पड़ी, और 3 और करनी पड़ी सेट डेटा के लिए जो कॉमन है सबके लिए, राइट। सॉरी, एक ही करनी पड़ी इस फंक्शन के लिए, एक फंक्शन के लिए एक जगह। तो 10 मेमोरी लोकेशंस हमने बनाई है, 3 ऑब्जेक्ट्स की, जो तीनों बार अपने मेंबर वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो 9 हो गया, 3 3 9, राइट। और एक जगह हमने कॉमनली शेयर्ड जो हो रही है वो फंक्शन की हो रही है। तो 10 मेमोरी लोकेशंस आ रही है इसके। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मेंबर फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो मेमोरी शेयर होती है या हर फंक्शन की अलग मेमोरी एलोकेट होती है। यू नीड टू नो दैट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक में आपका ये आ गया, इज यूजफुल, कॉमन इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जस्ट राइट स्टैटिक कीवर्ड। इसीलिए अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने जावा पढ़ी है? एनीवन? जावा पता है सबको? Yes, sir. तो मुझे बताइए, जावा में हम जो मेन फंक्शन कॉल करते हैं, मेन फंक्शन हम लिखते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों करते हैं? उसको स्टैटिक का कीवर्ड क्या काम आ रहा है? उसको स्टैटिक ना दे तो क्या चलेगा? बताइए, मेन फंक्शन में हम स्टैटिक क्यों लगा रहे हैं? कौन बताएगा?
मेन फंक्शन में हमने क्लास के अंदर ही मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं जावा के अंदर, राइट? तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं? वाई भी पब्लिक तो समझ आ गया कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो मेन फंक्शन, ठीक है, लेकिन स्टैटिक का क्या मतलब है बताओ? किसी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन क्या काम करता है? क्या महत्व है स्टैटिक कीवर्ड लगाने का? सर जो JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन, वो बेसिकली क्या करता है कि आपके जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं और डेटा मेंबर्स हैं उनको वो कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सर जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। बिल्कुल। तो सर इसी वजह से जो मेन फंक्शन होता है उसमें स्टैटिक हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर उसके लिए हमें अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, और वो आपका जो है वो कहीं से भी मतलब विद इन द प्रोग्राम जो भी है वो कॉल हो जाए। मतलब ये ऐसा ना हो कि उसके लिए भी हमें अलग से JVM को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े मेन फंक्शन के लिए और वो अपने आप कॉल हो जाए, क्योंकि सर वो नेसेसरी है। उसी के थ्रू ही जो जावा के जितने भी हमारे बाकी के फंक्शंस हैं और डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के या किसी दूसरी क्लास के वो मतलब वहां से आते हैं, मतलब उसके कॉल होते हैं वहां से। तो सर इसलिए वहां पे स्टैटिक लिखते हैं। अच्छा, बाकी जो फंक्शंस होते हैं उनका भी यही होता है कि अगर मतलब उसमें भी अगर स्टैटिक लगवा देंगे तो उसके भी फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा फिर उसका। तो मुद्दे की बात यह है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है क्लास के बाहर, लेकिन मेन फंक्शन को काम करना है क्लास के अंदर। जी सर। तो स्टैटिक हम कीवर्ड इसलिए लगाते हैं कि उस मेन फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के उसको कॉल किया जा सके, वो सेल्फ कॉल हो जाए, खुद को कॉल करे, अपने आप ही चालू हो जाए, पब्लिकली अवेलेबल हो और बिना किसी ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के खुद चलना शुरू करे। यस सर। क्योंकि हाँ, तो यही एक सिंपल सा जवाब है। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। Only one copy of is created for each object. Its lifetime is in entire program। अगर वेरिएबल की बात करें तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स के देखो ये चीज आ रही है, देखो इंट काउंट, तो हर बार देखो ये काउंट मेरा मेंटेन रहेगा। d1 डॉट गेट काउंट किया तो प्लस प्लस हो गया, काउंट प्लस प्लस काउंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट। d2 आया तो 2 हो गया, d3 आया तो 3 हो गया, राइट? 3 हमने काउंट किए, ठीक है। अब इंट डेमो काउंट अलग से भी किया हुआ, देखो बाहर भी अलग से किया हुआ है, ऐसा ग्लोबल वेरिएबल भी ले रहा है, ये इसी को ले रहा है, ठीक है। रेगुलर डाटा मेंबर्स अलग अलग काउंट बना देंगे। यहाँ पे पिछली बार क्या हो रहा था, एक ही काउंट वेरिएबल है जो सब जगह शेयर हो रहा है। अगर मैं रेगुलर करता तो हर एक का अलग अलग बनता काउंट। समझ आ रही बात? हर एक का 010101 होता रहता है, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? स्टैटिक और रेगुलर डाटा मेंबर में, स्टैटिक में वो एक मात्र वेरिएबल सब जगह शेयर हो रहा है, ठीक है। ये सारी अंग्रेजी उसकी, ये अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोग देख लो, राइट? स्लाइड नंबर 72 पे पहुंच गए हम, देखो इसके, ये स्टैटिक डाटा मेंबर की कहानी, राइट? स्टैटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्लास के अंदर और डिफाइन हम कर रहे हैं बाहर, ये जरूरी है, ठीक है। सर एक बार सर प्रीवियस स्लाइड खोलना जिसमें वो अंग्रेजी लिखी हुई थी। अंग्रेजी लिखी हुई थी, लो अंग्रेजी देखो, पढ़ो। सर जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ना सर, वही हम्म। रीजन है सर जावा में स्टैटिक लिखने का। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, इससे बचत हो रही है, मेमोरी की बचत हो रही है, यस सर। अलग अलग ऑब्जेक्ट ना बनाने पड़े, अलग अलग वेरिएबल से अलग अलग काम ना करना पड़े, मेरा सेम शेयर्ड स्पेस काम आ जाए, राइट? तो इसीलिए जावा जो जेवीएम है वो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो वही चीज देखो सी प्लस प्लस में उसकी झलक देखने को मिलती है, राइट? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो रही है और एकदम मन में एकदम स्मृति पटल पे अच्छे से बैठ रही है और आपके एकदम फिक्स हो रहा है मामला, राइट? तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसके अंदर समझने में? कोई दिक्कत किसी को कुछ?
एनीवन? मुझे इसमें समझाने की जरूरत पड़ेगी और बताओ। सर देखो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बने, ए बी और सी, आइटम नाम के क्लास के, और काउंट वेरिएबल है। तो पहला हमने किया ए डॉट गेट डेटा, नंबर 100 गया, काउंट किया, एक बार काउंट हुआ, गेट डेटा 2, नंबर गया 200, काउंट हुआ 2, गेट डेटा 300, काउंट क्या होगा 3, राइट? यही हुआ। यस सर। तो जो मेरा काउंट वेरिएबल था, अगर मैं काउंट वापस जाऊं पीछे, काउंट मेरा यहां था और गेट डेटा मेरा नंबर ये था। तो नंबर मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, रेगुलर वेरिएबल है, जो अलग अलग बन रहा था, ठीक है। और काउंट मेरा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। क्लियर? तो अब इस एग्जांपल से तो आराम से, इस एनिमेशन के थ्रू आराम से समझ में आ जाएगा कि भैया दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ काउंट 1 2 3 आ गया आपका। तो 3 बार वो जो फंक्शन चल रहा है तो उसका आउटपुट भी तो आ रहा है गेट काउंट के अंदर, है ना? ऐसे देखो, ये देख लो प्रोग्राम सामने। तो इसको मैं थोड़ी देर पॉज रख रहा हूँ ताकि ये वीडियो पे आ रहा है और आप उसको रिकॉर्डिंग जब देखोगे और यूट्यूब पे कोई भी देखेगा तो उसको देख लेगा अच्छे से। स्टैटिक वेरिएबल ए डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बट स्टोरेज इज नॉट एलोकेटेड। स्टोरेज एलोकेट तब होगा जब मैं बाहर, क्लास के बाहर उसको मैं डिक्लेयर करूंगा, तो डिफाइन करूंगा, सॉरी। तो अब क्या हुआ, वेरिएबल ए रीडिक्लेयर्ड आउटसाइड द क्लास यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अब उसको जगह मिलेगी, पहले जगह नहीं मिल रही थी, क्लास के अंदर किया, लेकिन बाहर उसको डिफाइन किया गया तो जगह मिलेगी। ये कंडीशन है सी प्लस प्लस के अंदर, ये कंपाइलर की वर्किंग है, राइट? बाकी देखो ये प्रोग्राम है कि ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखो ये ए का कंस्ट्रक्टर आ गया, राइट? बी के अंदर ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, स्टैटिक ए इसका भी एक हमने लिया और बी ए रहा। तो तो हमने ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी के अंदर, क्लास बी के अंदर। देख लो ये क्या चीज लिख रही है, समझ आ रहा है? यस सर। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, ये पूरी स्लाइड है ना, ये बेहतरीन है, ये प्रेजेंटेशन ये बहुत ही बढ़िया है, बन गई, मतलब मुझे इतना अच्छा से बन गया ना। तो मुझे भी जब मैं इसको बना रहा था तो मुझे पता लग रहा था ऐसे करो, सिस्टमेटिक करो, तो मेरा माइंड भी सिस्टमेटिक इस चक्कर में हो गया। तो सेम चीज स्टैटिक मेंबर फंक्शन आ गया, सेम चीज। हाँ, फ्रेंड फंक्शन एक बार आप देख लेना। फ्रेंड फंक्शन में फटाफट इसको कवर कर लेता हूँ। एक फ्रेंड ऑफ अ गिवन क्लास, मतलब दोस्त है उस क्लास का, ठीक है, जो एक्सेस अलाउ एक्सेस कर रहा है, किसके लिए, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, इजाजत देता है। तो फ्रेंड फंक्शन को इजाजत है कि भाई क्लास कहता है फ्रेंड फंक्शन, तो भाई हाँ भाई फंक्शन भाई साहब मेरे दोस्त हो, तो आप मेरे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो और किसी को अलाउड नहीं। दिस इज द फ्रेंड फंक्शन। दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, दोनों के प्राइवेट मेंबर्स है, इंट नम ए नम बी, ठीक है। पब्लिक मेंबर फंक्शन है सेट ए सेट बी, और ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जो दोनों को एक्सेस कर सकता है। तो ये वॉइड ऐड फ्रेंड फंक्शन बन रहा है। अब कैसे बनेगा, फ्रेंड कीवर्ड लगाकर, राइट? ये दोस्ती जाहिर करने का तरीका कि ये दोस्ती, दोनों की दोस्ती करा रहा है ए और बी की, ये फंक्शन दोनों का दोस्त है। तो क्या किया देखो यहाँ पर, फ्रेंड नाम का कीवर्ड लगा दिया, फ्रेंड वॉइड ऐड। तो जो ऐड फंक्शन है मेरा, वो दोनों का दोस्त है, क्लास ए का और क्लास बी का। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। एक फंक्शन है जो शेयर्ड है, ठीक है, कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। ये समझ आ रही बात फ्रेंड फंक्शन की? और असाइनमेंट के अंदर भी फ्रेंड फंक्शन के क्वेश्चन पूछे हुए थे मैंने, राइट? यस सर, 5 क्वेश्चन थे। हाँ,
तो दोस्ती के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। Yes, sir. इसीलिए ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तभी मैंने ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट का पहले बताया, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही पास करता है। इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, तो इसको किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड फंक्शन या तो पब्लिक या प्राइवेट पार्ट ऑफ क्लास में ही डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड में नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. तो देखो ये फ्रेंड फंक्शन एक हमने और क्रिएट किया, इंट ऐड नंबर्स वाला, ठीक है। और देखिए क्या कर रहा है, ये नंबर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया n, उसके द्वारा कॉल हो रहा है n.num1 प्लस n.num2, ठीक है, उस क्लास का प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर रहा है। दिख रहा है ये चीज? Yes, sir. एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, राइट, है ना, काफी आसान है ये, वेरी इजी। फ्रेंड नाम का कीवर्ड Sir. लगाओ और कॉल करो। अब यहाँ पे देखो क्या चीज हो रही है, यहाँ पर हमने सिर्फ फ्रेंड को यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन बाहर किया, राइट, डिक्लेयर कर लिया, बस हमने उसको ये दे दिया कि भाई मुझे बॉक्स का एक क्लास का मुझे वेरिएबल चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। देखो इस तरीके से एक और एग्जांपल होगा, बेस, क्लास बेस है, उसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ये ओबी यहाँ से एक अलग से क्रिएट हुआ, उसको कॉल किया गया, पब्लिक मेंबर है, ठीक है, जो फ्लोट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू 1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू 2 प्लस करके डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज दे रहा है, मीन दे रहा है, फ्लोट वैल्यू दे रहा है। तो देखो कई एग्जांपल्स हो गए देखो आपके इसके अंदर मीन निकालने के, फ्रेंड टू अनदर क्लास, फ्रेंड फंक्शन टू अनदर क्लास, जैसे अभी दिखाया था आपको, सेम चीज। ये एग्जांपल दे सकते हो नम ए नम बी वाला, जो भी हमने देखा, एक्स वाई जेड, दो क्लासेस हैं, देखो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हो Sir, गया, same question था assignment में भी. हाँ सेम थे। तो अच्छा है ना, तो आप लोग को सोल्यूशन मिल भी गया। Yes, sir. यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन, इट इज पॉसिबल टू ग्रांट अ नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास बाय यूजिंग फंक्शन, मतलब कोई भी अगर फंक्शन मेंबर नहीं है उसका, उसको भी एक्सेस दिलवाना है, तो फ्रेंड फंक्शन ये भी काम कर देगा, ये आगे बढ़ के काम कर रहा है, बोलो, राइट। बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने में मदद भी करता है। आप कंस्ट्रक्टर्स की बात आ गई तो कंस्ट्रक्टर का भी देखो आगे बात इसके अंदर, ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है ये। इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज सिमिलर टू, मैं आज ही खत्म करना चाहता हूँ ताकि मंडे से मैं मॉड्यूल 5 लेकर आ पाऊँ, तो आज मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। सिमिलर टू मेंबर फंक्शन, सेम नेम एज क्लास नेम, ये तो आपको पता ही है, ये रहा कंस्ट्रक्टर, इट्स सिमिलर टू मेंबर फंक्शन, सेम है नेम एज क्लास नेम, created automatically upon object creation, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ चालू, काम करना चालू, तो दो ऑब्जेक्ट से दोनों के आराम से ले लेगा, तो मुझे अलग से एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर का काम मेरा यही हो गया, should be declared in public section because प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं किए जा सकते, उनको कॉल नहीं किया जा सकता, एंड दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन void, कुछ भी नहीं लिखना है, ये कॉमन गलतियां होती हैं, void लिख देते कई लोग गलती से, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, कोई वर्चुअल नहीं हो सकते, वर्चुअल फंक्शंस का आगे कंसेप्ट आएगा। और ऑपरेटर्स आपके न्यू और डिलीट में जरूरत पड़ती है कि अगर कोई मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है तो न्यू, और मेमोरी को हटाना है, डीएलोकेट करना है तो डिलीट। देखिए रेक्टेंगल नाम का फंक्शन है, उसका देखो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, राइट, रेक्टेंगल R1, बस काम खत्म, तो मेरा प्रोग्राम और छोटा हो गया, देखो इस कंस्ट्रक्टर के चक्कर में और काम मेरा आसान हो गया।
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हो गया। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो आज बात कर रहे थे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया जो अपने आप ही कॉल हो जाए। डिफॉल्ट जो भी हम देख रहे थे, नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता इसके अंदर, तो डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो ले लेगा अपना उठा के। m और n की वैल्यू 10 कर दी उसने अपने आप ही d1 से ऑब्जेक्ट के थ्रू। प्रोग्राम इसका देख लो। ये मैं अभी आपको ये फिनिश करती मैं आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ, और जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको देख लो। अगर आपको पीपीटी चाहिए, मैं यूट्यूब के व्यूअर्स को कह रहा हूँ, जो अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कर देना, तो आप लोग को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कंस्ट्रक्टर इस तरीके से, पैरामीटराइज का मतलब होगा कोई ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है। डिफॉल्ट में नो आर्गुमेंट, नथिंग, यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो रहा है। में हमने वैल्यू पास की 5 और 6, 5 और 6 चली गई। एक क्लास है क्रिएट डिस्टेंस हैविंग फीट एंड इंच, उसको आप कॉल कर सकते हो, बना सकते हो प्रोग्राम। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये देखो डेमो %d, तो d2 d1 कॉपी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप कह रहे थे ना बात, हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे थे या ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है, डेमो d2 इक्वल टू d1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, रेफर कर रहा है खुद ही की क्लास को, ठीक है। अनदर दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई नया ऑब्जेक्ट बना, उसने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अपनी सारी वैल्यू पास किया, आर्गुमेंट के तौर पे पास किया, है ना। इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट हमने पहले पढ़ा था, वो यहाँ भी काम आ गया। यही चीज कंसेप्ट हमारा फ्रेंड फंक्शन में भी आ रहा है, पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, एज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन में भी काम आ रहा है और कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी ये चीज कंसेप्ट आ रहा है। देख लीजिए इसको, ये फंक्शन देख लीजिए, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 और x, ठीक है। $x दे रखा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रखा है इसको, राइट। obj1 को x दे रखा है, तो 5 और 6 वैल्यू चलेगी उसके पास, और ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को कॉपी कर रहा है, भाई जो तेरे पास है वो दे दे मुझे, राइट। और ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है बच्चों। सर मैं लीव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लीव कर जाओ बच्चे। रुको, मैं अटेंडेंस तो खा लूँ, बस मुझे ये वक्त तो थोड़ी देर, थोड़ा वक्त तो मैं खत्म कर रहा हूँ इसको मैं भी। लेट मी मार्क द अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिनिश करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, देखो 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया। फटाफट देख लेते इसको, हम खत्म करते हैं इसको। मैं भी डिस्ट्रक्टर की कहानी आ गई, टिल्ड साइन के साथ लग जाता है। टिल्ड मतलब नेगेशन, जो आपने पढ़ा होगा अपने DSTL के अंदर नेगेशन साइन था, तो बस ये टिल्ड साइन लगा दो, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ये काम खत्म कर देगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। प्रोग्राम देख लीजिए, मैं फटाफट इसको फिनिश करता हूँ। इसमें एक्चुअल में प्रोग्राम्स मैंने काफ़ी दिए, इसलिए स्लाइड्स बढ़ गई। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, चलिए मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मैं बाद में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसको हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। और आई थिंक मैं को चेक कर लूँ, अब मेरे पास 147 है, हाँ, तो काफ़ी 30 स्लाइड्स और बची हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मंडे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ और आप लोग के अटेंडेंस पे लेता हूँ। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ ताकि यूट्यूब में ये नहीं आना चाहिए। चलो, नाउ स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। सर मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट